नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन पाठक और आपका फिर से स्वागत करता हूं मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ में। तो साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा है कक्षा 8 की हमारा व्यक्तित्व, जो हमारे सामाजिक अध्ययन जूनियर सुपर टीईटी का सिलेबस में है, जो भारत के अग्रदूतों के बारे में है, तो उसको हम जानेंगे। तो भारतीय संस्कृति के अग्रदूत में हमने पिछले वीडियो में महर्षि पतंजलि के बारे में पढ़ा था, और उससे पहले हमने पढ़ लिया है आपका महर्षि अगस्त्य के बारे में पढ़ लिया है। फिर उससे पहले हमने सावित्री की कहानी पढ़ ली है, और आज हम पढ़ेंगे ऋषि याज्ञवल्क्य के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ऋषि याज्ञवल्क्य के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ऋषि याज्ञवल्क्य के बारे में हम जानते हैं कि ऋषि याज्ञवल्क्य कौन थे। ठीक है, ऋषि याज्ञवल्क्य, ठीक है, ऋषि याज्ञवल्क्य, ऋषि याज्ञ, सही है ना, ऋषि याज्ञ, ये रहा। देखिए, इसको ध्यान दीजिएगा, ये ल आधा क और ये है, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। काफ़ी शायद ऋषि याज्ञवल्क्य के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए आइए देरी न करते, बहुत छोटे से टॉपिक में हम इनको पढ़ लेंगे और मज़ा आ जाएगा। ऋषि याज्ञवल्क्य के जन्म स्थान के समय में विषय में कोई प्रमाण नहीं मिलता है। अब तक जितने हमने महापुरुषों के बारे में पढ़ा, किसी के जन्म के बारे में कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि किसका कौन सा जन्म है। ठीक है, ये किताब देख लीजिए आप लोग एक बार, कक्षा 8 की है। ठीक है, तो याज्ञवल्क्य के भी जन्म के बारे में प्रमाण नहीं मिलता है। अब आगे देखते हैं। याज्ञवल्क्य नाम के 2 विद्वान हुए। याज्ञवल्क्य नाम के कितने विद्वान हुए? तो 2 विद्वान हुए, ये ध्यान में रखने वाली बात है। अब देखते हैं आगे। एक महाराज जनक के समय में थे तथा दूसरे युधिष्ठिर के शासनकाल में थे। अब देखिए, एक रामायण काल के थे और एक थे महाभारत काल के थे, महाभारत काल के थे। ठीक है, रामायण काल में जो थे वो जनक के दरबार में थे, और महाभारत काल में जो थे युधिष्ठिर के दरबार में थे, युधिष्ठिर के दरबार में थे। ठीक है, देख लीजिए, एक रामायण के समय में थे, एक महाभारत के समय में थे। ये दूसरे याज्ञवल्क्य हैं। ठीक है, एक महाराज जनक के समय में थे तथा दूसरे युधिष्ठिर के शासनकाल में। ये दूसरे याज्ञवल्क्य हैं। इन्होंने धर्मशास्त्र की रचना की, जिसे याज्ञवल्क्य स्मृति कहते हैं। अब देखिए, अब इनको छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि इन्होंने क्या रचना की। तो याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, इसकी इन्होंने क्या की? रचना की। ठीक है, इन्होंने क्या की? रचना की। याज्ञवल्क्य स्मृति की इन्होंने रचना की। ठीक है, स्मृति उस ग्रंथ को कहा जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा कि स्मृति किसे कहा जाता है। स्मृति उस ग्रंथ को कहा जाता है जिसमें आचार, व्यवहार, नियम, कानून आदि की व्यवस्था दी जाती है। स्मृति उस ग्रंथ को कहा जाता है जिसमें आचार, व्यवहार, नियम, कानून आदि की व्यवस्था दी जाती है। आजकल जिसे कानून कहते हैं उसे प्राचीन काल में धर्मशास्त्र कहते थे। मतलब जो आज का एक तरह से जो हमारा आज का संविधान है, भारतीय संविधान है, वही एक समय में उसी को धर्मशास्त्र कहते थे, जो धर्म के अनुसार हमारा वैदिक काल में अगर हम चले जाएं तो वैदिक काल का जो शासन था, जो वहाँ का कानून शास्त्र था, उसे धर्मशास्त्र के नाम से चलता था, क्योंकि धर्म के आधार पर चलता था। उसी को संविधान आज के समय में हम कह सकते हैं। कहा जाता है ना, संविधान भारत का एक ग्रंथ है, ग्रंथ ही है, भारत को चलाने का एक ग्रंथ है, जिसमें कानून, अनुच्छेद, अनुसूचियाँ इत्यादि चीज़ें वहाँ पे समाहित की गई हैं। याज्ञवल्क्य, ठीक है, उसे प्राचीन काल में धर्मशास्त्र कहा जाता था। इस ग्रंथ को याज्ञवल्क्य संहिता के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? याज्ञवल्क्य संहिता, याज्ञवल्क्य
संहिता, संहिता का मतलब शास्त्र होता है, ठीक है। याज्ञवल्क्य संहिता के नाम से भी जाना जाता है। याज्ञवल्क्य की स्मृति में 1012 श्लोक हैं। 1000 इनकी जो ये है, इसमें कितने श्लोक हैं? 1012, देखिए 1012 कितने हैं? तो 1012 हैं। कितने हैं? 1012 क्या हैं? श्लोक हैं, श्लोक हैं। 1012 श्लोक हैं। 1012 श्लोक हैं किसमें? याज्ञवल्क्य स्मृति में, ठीक है। जो 3 अध्यायों में विभक्त है। कितने अध्यायों में विभक्त है? 1, 2, 3, मतलब 1, 2, 3 3 भागों में विभाजित है। ध्यान में रखिएगा, 3 भागों में विभाजित है। इसमें मनुष्य के जीवन से संबंधित, जो मनुष्य का जीवन होता है उसके संबंधित प्रत्येक विषय में नियम बनाए गए। मतलब मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, मतलब एक तरह से इसको आप समाज शास्त्र की दृष्टि से देख सकते हैं कि एक तरह का समाज शास्त्र था कि समाज में मनुष्य कैसे जिए, कैसे जीने का अधिकार होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें था। उसके बारे में नियम कानून बनाए गए थे, नीतिगत बातें बताई गई थी कि किस प्रकार से आप दूसरों के साथ व्यवहार करें, किस प्रकार आपके साथ कोई व्यवहार करता है तो उसके साथ कैसा व्यवहार करें, ये सारी चीज़ें आपका इसमें बताया गया है, ठीक है। इस पुस्तक का अनुवाद कई भाषाओं में हो चुका है। इस पुस्तक का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। इसमें अनेक टीकाएं बनी हैं, जैसे मिताक्षरा और दायभाग। मिताक्षरा और दायभाग ये थोड़ा हमें जानने लायक चीज़ है, जो ज़रूरी है। जो याज्ञवल्क्य की स्मृति है, इस पे कई प्रकार की टीकाएं बनी है। टीकाएं जैसे मैंने बताया ना, टीका क्या होती है? टीका क्या होता है? टीका मतलब किसी चीज़ पर टिप्पणी करना। जैसे भारत अभी कुछ दिन पहले आपका क्या हुआ था, निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री, उन्होंने धन विधेयक को बताया कि इस क्षेत्र में ये, स्वास्थ्य में इतना रुपया, शिक्षा में इतना रुपया, कृषि के लिए इतना रुपया। तो उसके बारे में जो आपके गली चौराहों में बातें होती हैं, उस पर लोग बात करते हैं, मीडिया में डिबेट्स होती हैं, वो सारी टीकाएं टिप्पणियां हैं, ठीक है। उसका पक्ष विपक्ष रखा जाता है। लेकिन जब अखबार में छप कर वो आता है, उसके बारे में विश्लेषण किया जाता है, तो वही होता है टीका टिप्पणी। अब इससे बेहतर कैसे समझाऊं? तो इसमें मुख्य रूप से मिताक्षरा तथा दायभाग ये मुख्य हैं, ठीक है। ये क्या है? टीका है। क्या है? टीका है। ये क्या है? टीका है, ठीक है। इस पर अनेक टीकाएं बनी, जिनमें मिताक्षरा तथा दायभाग विशेष प्रसिद्ध हैं। हिंदू कानून के लिए यह पुस्तक आज भी प्रमाणिक मानी जाती है। पूरे भारत में मिताक्षरा के अनुसार विचार किया जाता है, जबकि बंगाल में दायभाग के अनुसार विचार किया जाता है। मतलब पूरे भारत में मिताक्षरा के अनुसार विचार विमर्श किया जाता है और बंगाल में आपका दायभाग के अनुसार से विचार विमर्श किया जाता है। कुछ नई चीज़ें आपको मिल रही है ना, अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। नहीं लग रहा है तो सुनिए और देखिए, मज़ा लीजिए। कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है, तभी ना अगले वीडियो में अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। हिंदू कानून के लिए यह पुस्तक आज भी प्रमाणित है। जो हमारा हिंदू कानून है, हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उसमें आज भी कोई चीज़ होती है तो इससे वहाँ पर जाके मिलान किया जाता है कि क्या ये हमारे धर्म के लिए ठीक है, क्या ये कानून सही है। ये सारी चीज़ें आपका इसमें बताया गया है। ऋषि याज्ञवल्क्य ने शास्त्रार्थ में भी अनेक विद्वानों को हराया। शास्त्रार्थ मैंने अभी बताया, जब डिबेट्स होती थी, बातचीत होती थी, शास्त्रों के श्लोकों, ज्ञान के बारे में, समाज के बारे में चर्चा होती थी, तो हराने का तात्पर्य है कि अपनी बात को इन्होंने मजबूती से रखा और ये उसमें सफल भी हुए। इन्होंने हमारे समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इस ग्रंथ की रचना की थी, जो आज भी मान्य है। याज्ञवल्क्य ने भारतीय संस्कृति को अमर बनाने की सफल चेष्टा की। संन्यास लेते समय उन्होंने अपनी पत्नी मैत्रेयी को जो उपदेश दिया, वह संपूर्ण उपनिषदों का निचोड़ है। मतलब उनकी जब मृत्यु होने लगी तो उन्होंने उससे पहले अपनी पत्नी को, मैत्रेयी को जो उपदेश दिया, वही उपनिषदों का निचोड़ है। मतलब अपनी पत्नी को जो कुछ बताया
जितना उनके पास ज्ञान था अपनी पत्नी को जाने से पहले सब कुछ बता दिया। मतलब उनके सारे ज्ञान को अपनी पत्नी को दे दिया। अर्धांगिनी जिसे कहते हैं कि आधा अंग, तो आधा से क्या पूरा का पूरा ज्ञान है उनको बता दिया। उसी को क्या कहा गया, उपनिषदों का निचोड़। अच्छा, उपनिषद क्या होता है यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ। उपनिषद जो होते थे, उप मतलब पास होता है, निकट मतलब होता है बैठना, निकट बैठना। जब आप गुरु के समीप निकट बैठकर कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसी को उपनिषद कहा जाता है, जो हमारे प्राचीन काल में वैदिक काल में चलता था। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें जब वैदिक काल पढ़ेंगे तो वहाँ पे उपनिषद वगैरह चीज़ें आपको मिलेंगी और आपको बहुत ही आनंद आएगा वो सारी चीज़ें पढ़ने में। तो आप लोग जम के पढ़ते रहिए और जो मुझसे हो सकता है मैं ये चीज़ें आपको यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, खुशखबरी आप लोगों के लिए ये है कि बहुत ही जल्द एग्ज़ाम से पहले ताबड़तोड़ हम लोग लाइव प्रैक्टिस लेके आने वाले हैं। और लाइव प्रैक्टिस ऐसी प्रैक्टिस होगी कि यूट्यूब के इतिहास में, सच कह रहा हूँ, यूट्यूब के इतिहास में ऐसी प्रैक्टिस कोई नहीं करवा रहा होगा प्रेजेंट टाइम पे। आप देख रहे हैं पीडीएफ बना के प्रैक्टिस हो रही है और पीडीएफ के प्रैक्टिस में आते हैं फटाफट खर्रा खींचते हैं। वो भी सही है, गलत नहीं है। कम समय में ज़्यादा ज्ञान देते हैं लेकिन काफ़ी चीज़ें वहाँ पे छूट जाती हैं, वो अस्थाई ज्ञान नहीं बन पाता अगर आप पहले से नहीं पढ़े हैं। पीडीएफ पे पढ़ने का तात्पर्य होता है कि आप वहाँ पे पहले से पढ़े हैं और वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो उनका गलत नहीं है, वो सही कर रहे हैं। वो किसके लिए कर रहे हैं, उनके जो पेड क्लास में स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको जो वो नोट्स लिखवाते हैं उसी नोट्स के क्वेश्चन वो वहाँ पे करवाते हैं। तो उनके जो स्टूडेंट होते हैं वो ऑलरेडी वो पढ़े रहते हैं और वही स्टूडेंट वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं और वो परीक्षा में बाजी मार ले जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे पढ़ते हैं, समझा के पढ़ाया जाता है, नोट्स बनवाया जाता है। एक बार सुनते हैं, दूसरी बार लिखते हैं, तीसरी बार प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस कितनी बार करते हैं वो तो स्टूडेंट के ऊपर 10, 20, 50, 100 बार भी प्रैक्टिस किया जा सकता है। और परीक्षा में जब वो बैठता है तो उसी को वो क्वेश्चन नज़र आते हैं। और अगर 2, 4, 5 क्वेश्चन वो अन्य छात्रों के मुकाबले कर गया तो पॉइंट से नौकरियाँ रुकती हैं, पॉइंट से नौकरियाँ रुकती हैं और उसी पॉइंट को वो प्राप्त कर लेता है और नौकरी को हासिल कर लेता है। तो चलिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मैंने आपको दिया, थोड़ी सी सही जानकारी दी कि ये सारी चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि हम भी स्टूडेंट हैं, आप भी स्टूडेंट हैं, सब लोग स्टूडेंट हैं। क्योंकि शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है, सीखने के लिए कभी कोई उम्र, कभी कोई समय नहीं होता है। तो सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। मैं अगर आपको पढ़ाता हूँ तो मेरे ज्ञान में वृद्धि होती है, मेरा ज्ञान कहीं जाता नहीं है। मैं पढ़ता हूँ, फिर पढ़ाता हूँ, फिर वीडियो बनाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, तो मेरा ज्ञान आप एक बार पढ़ते हैं, मैं 4 बार पढ़ता हूँ उसी को। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा ज्ञान अस्थाई हो जाता है। और भर्तियों का क्या है, भर्तियाँ आती जाती रहेंगी, नौकरी देखा जाएगा भविष्य में। और मेरे पास जो है आपको देता रहूँगा। जय हिंद।